IVM। साल का आखिरी महीना शुरू हो चुका है और ऐसे में हर किसी को इंतजार है कि भारतीय टीम इस आखिरी महीने में कुछ अच्छी क्रिकेट खेले और कुछ अच्छी यादों के साथ साल 2021 को विदाई दे, क्योंकि इसके बाद भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका दौरे पे जाना है। लेकिन जो टेस्ट मैचेस वो खेलेंगे वो शेड्यूल तो है कि दिसंबर में हो जाए, लेकिन जिस तरह से कोरोना का इफेक्ट नजर आ रहा है, हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए ये टेस्ट सीरीज। और इसी वजह से हम सब इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि जो टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ होना है उसमें भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन करे और सीरीज जीत के साथ इस साल का समापन करे। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा और हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए निखिल भाई हमारे साथ, अयाज सर हमारे साथ है और ये दोनों ही लोग इस समय मुंबई में है, यानी कि मुंबई में जो टेस्ट मैच होने वाला है उसकी क्या कुछ परिस्थितियां बन रही है उसको बेहतर तरीके से खेल नीति के तमाम व्यूवर्स तक पहुंचा सकते हैं। और निखिल भाई ने अपनी दूरबीन भी निकाल ली है देखने के लिए कि मौसम क्या मैच होने देगा या मैच में थोड़ा खलल डालेगा। और साथ ही सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग जो विषय है इस समय, विराट कोहली वापसी करेंगे। ये वही मैदान है जहां पर साल 2016 में दोहरा शतक लगाया था विराट ने और तब से कोई टेस्ट मैच वानखेड़े पे हुआ नहीं है। अब क्योंकि दोबारा से 5 साल के बाद ये टेस्ट मैच हो रहा है तो सबकी निगाहें विराट पर भी लगी होंगी, विराट की टीम पर भी लगी होगी और विराट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है एज अ कैप्टन घरेलू सीरीज में उस पर भी आगे बातचीत करेंगे। निखिल भाई, एक तो कानपुर में हम जीतते जीतते रह गए, यानी हाथ आया मुंह ना लगा वाली कहावत थी। अब मुंबई पहुंचे हैं तो बारिश स्वागत कर रही है दोनों टीमों का और ऐसे में पिच पर घास होने की भी बात की जा रही है। कल मैं अयाज सर से बात कर भी रहा था। कैसे आप देखते हैं जिस तरह से अभी तक परिस्थितियां बन रही है दूसरे टेस्ट मैच से पहले? राजीव भाई, कल से बारिश हो रही है और आज भी जिस तरीके से मौसम बना हुआ है, बारिश हो रही है, कवर्स लगे होंगे तो थोड़ी स्वेटिंग जरूर होगी विकेट पे। और जानते हैं हम सब, वानखेड़े का मैदान जो है वो लाल मिट्टी वाला वो मैदान है, साथ में थोड़ी अगर घास छोड़ देते हैं तो वो नमी के कारण जो भी कप्तान टॉस जीतेगा, अगर गेंदबाजी करने का फैसला करता है तो शुरुआत में 1-1.5 घंटा आप मान लीजिए या लंच तक गेंद जो है वो सीमर को मदद जरूर करेगी। और ये ऐसी पिच है जहां पे गेंद स्विंग के साथ सीम करेगा और उसमें उछाल रहता है और तेजी से गेंद चलता भी है। और अगर उस नमी के चलते स्पिनर भी गेंद डालेंगे तो वो पकड़ की वजह से गेंद घूमेगा और तेजी से घूमेगा उछाल के साथ। तो आसान नहीं होने वाला जो मुझे लगता है यहाँ वानखेड़े के मैदान में। बट उम्मीद करता हूं कि आज रात तक जो संकेत भी है कि शायद बारिश रुक जाएगी, तो कल शायद अगर हो तो आधा घंटा डिले हो सकता है, नहीं तो टाइम पे भी मैच स्टार्ट हो सकता है क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है वानखेड़े का। जी अया सर, क्योंकि वेदर और जिस तरह से पिच के बारे में बातचीत की जा रही है, फिर जब ये ये सारी बातें होना शुरू हुई तो फिर मैंने आईसीसी के रैंकिंग देखना शुरू किया और थोड़ा डर भी लगा क्योंकि टॉप 10 जो बॉलर्स हैं टेस्ट रैंकिंग में, उनमें 3 न्यूजीलैंड के गेंदबाज हैं। टीम सऊदी है, जेमिसन और वैगनर है जो खेले नहीं। क्या ये तीनों के खेलने की अब संभावना बनती हुई नजर आ रही है और ये थोड़ा थ्रेटनिंग है क्या आपको लग रहा है भारतीय बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आई नहीं है टॉप ऑर्डर की बात करें खास तौर से? देखिए, मुझे लगता है पहले टेस्ट का जो तजुर्बा मिला है न्यूजीलैंड को वो साफ जाहिर करता है कि उनके स्पिनर्स जो है इतने इतने कैलिबर नहीं है उनमें कि इन पिचेस पर वो ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सके। उनके सबसे सफल बॉलर थे 2 तेज गेंदबाज, जेमिसन और टिम साउथी। और मुझे लगता है नील वैगनर जो बहुत ही अच्छे गेंदबाज रहे, हालांकि ज्यादातर उन्हें सफलता मिली है न्यूजीलैंड पिचेस पे या ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे, लेकिन वो एक अच्छे ऑप्शन बन के आते क्योंकि अगर आप तीनों न्यूजीलैंड के स्पिनर्स देख ले, 2 ने तो मैच बचाया और जो समरविल थे उन्होंने भी 2 घंटे तक बैटिंग की नाइट वॉचमैन होते हुए, तो उनकी सफलता ज्यादा बैटिंग में आई है ना इसके कि वो बॉलिंग से विकेट्स उठाए हैं। तो मुझे लगता है कि एक स्पिनर जो है और शायद समरविल ही हो जिनको जगह बनानी पड़ेगी नील वैगनर के लिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन बॉलर नील वैगनर, खास करके शॉर्ट गेंद का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। उनकी लाइन जो है जो बिल्कुल सीने पे डालते हैं और ज्यादा इम्तिहान नहीं था इंडिया को कानपुर में इंडिया के बल्लेबाजों को अगेंस्ट द शॉर्ट बॉल, लेकिन यहाँ पर अगर पिच में थोड़ी सी जान है और मुझे लगता है कि निखिल ने बिल्कुल बड़ा सही एनालिसिस था उनका कि टॉस जीतने के बाद कम से कम लंच तक आपको बहुत सहायता मिलेगी। और मुझे लगता है कि जो वातावरण बना हुआ है वो शायद लंच तक ही नहीं, पूरे दिन, पहले दिन सफल हेल्प मिलेगा तेज गेंदबाजों को। और ऐसे में अगर टॉस जीती है न्यूजीलैंड
तो फिर बहुत इक्वेशन में चेंज आ सकता है। लेकिन ये अगर मगर की बात है, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इंडिया को सिलेक्शन जो है अपनी टीम का, प्लेइंग 11 का, वो फाइनलाइज करना है। बिल्कुल। ये निखिल भाई, बड़े अरसे के बाद ऐसा हो रहा है कि बड़ा डायलेमा है पूरी 11 खिलाने में। आप 3 स्पिनर खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, ये मुद्दा है। फिर दूसरा मुद्दा बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, और सबसे बड़ा मुद्दा जिसपे हर्षजैन है वो शो शुरू होने से पहले ही बड़ा अपना गुस्सा दिखा चुके हैं। उनका ये कहना है कि ये आखिर कब तक होता रहेगा कि एक अच्छी इनिंग खेलते हैं रहाणे और पुजारा, फिर अगली 20 इनिंग हम उनको ढोते हैं। क्या वक्त आ गया है एक हार्ड डिसीजन लेने का इस टेस्ट मैच में? इसमें हार्ड डिसीजन, मेरे लिए हार्ड डिसीजन नहीं है। बगैर अनादर किए हुए अजिंक्य रहाणे का, चेतेश्वर पुजारा का, दोनों ही शानदार खिलाड़ी हैं और ये उतार चढ़ाव सबके करियर में आता है। लेकिन इस पूरे साल में अजिंक्य रहाणे के बल्ले से रन निकले नहीं है। लगभग मेरे ख्याल में 18-19 का उनका औसत है। तो बहुत जरूरी है कि मेरे को तो जो समझ में आता, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है। सीधा से कप्तान साहब वापस आते हैं, अजिंक्य रहाणे बाहर बैठते हैं। पर उसमें ये सब करने की जो हम लोगों को भी सुनाई दे रहा था राजीव भाई, कि अगर रिद्धिमान साहा बाहर बैठते हैं, चेतेश्वर पुजारा ओपन कर सकते हैं, भारत वापस आएंगे, और मयंक अग्रवाल को बाहर करके फिर अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को दोनों को एक एक मुकाबला दे सकते हैं। आपको इतनी सारी विकल्प करने की जरूरत है नहीं। वो मयंक अग्रवाल के बारे में भी सोचिए। मैं समझ सकता हूँ कि आउट हो गए, कोई भी बल्लेबाज आउट हो सकता है। भारत में उन्होंने बहुत रन बनाए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, जब वो उनकी वो डेब्यू सीरीज थी। ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं बनाए। तो आप चाहते हैं खिलाड़ी वापसी करें, क्योंकि इसके बाद आप दक्षिण अफ्रीका का दौरा कर रहे हैं, और वैसे भी खिलाड़ी के ऊपर जो जहनी तौर से वो दबाव रहेगा कि अगले टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका में केएल राहुल और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करेंगे। यही टेस्ट मैच मेरे को मिल रहा है, मेरे को रन बनाने हैं। तो ये सब चीजें, अगर आप एक यंगस्टर को चांस दे रहे हैं, आप उनका भविष्य देख रहे हैं कि ये भारतीय क्रिकेट को लंबे अरसे तक सर्व कर सकता है, तो उनको ठीक से मौका दे। मेरा कहने का मतलब ये। और एक बार फिर से यही समअप करूंगा कि बगैर चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे का अनादर किए हुए, मेरे ख्याल में अब समय आ गया थोड़ा सा और आगे देखने के लिए। या सर, पहले की क्रिकेट याद करें तो जो नया खिलाड़ी आता था उसको आप शॉर्ट लेग और सिली पॉइंट पे खड़ा कर देते थे, और अब तो कुछ ऐसे पॉइंट्स बन रहे हैं कि सीधे टीम से ही बाहर करने की बात होती है। अब जब किसी को हटाने की बात है तो रहाणे और पुजारा की जगह मयंक अग्रवाल को हटा के विराट कोहली को एडजस्ट करने की बात हो रही है। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? और हर्षजैन ने कहा है कि बहुत इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत सैड डे होगा अगर आप मयंक अग्रवाल को बाहर रखते हैं, जो 100 का एवरेज से बैटिंग कर रहे हैं इंडियन पिचेस पे। नहीं, मयंक अग्रवाल का करियर थोड़ा अप एंड डाउन रहा है। कभी बाहर रहे, कभी अंदर रहे। बहुत बेहतरीन बैट्समैन है, खास करके घरेलू पिचेस पर। और जैसे निखिल ने बताया कि उनका बहुत अच्छा, और एवरेज के अलावा आप ये चाहते हैं कि बैट्समैन को उनकी जगह बनती है तो थोड़ा इंकरेजमेंट दे, थोड़ा सब्र दिखाए, ताकि वो अपना अपनी लय में आ सके। जहां तक रहाणे और पुजारा का सवाल है, दोनों ही पिछले 2-2.5 साल से कुछ खास नहीं कर पाए। और मुझे लगता है कि इस वक्त शायद ये डिसीजन हो सकता है राहुल द्रविड़, विराट कोहली, टीम मैनेजमेंट जो भी है, सिलेक्टर्स, कि आने वाला दौर जो है वो दौरा जो है वो साउथ अफ्रीका का है। तो वहां पर हमें किन बल्लेबाजों की जरूरत होगी, क्या एक्सपीरियंस की जरूरत होगी, और शायद ये एक वजह हो सकती है कि दोनों को मौका यहाँ दिया जाए, और या पुजारा ओपन करते हैं या भरत ओपन करते हैं। लेकिन रहाणे का होम ग्राउंड है और पुजारा को एक और मौका मिलता है। तो अगर ये दोनों सफल होते हैं तो फिर टीम सिलेक्शन फॉर साउथ अफ्रीका, स्क्वाड जो आपको बनानी है वो इजी हो जाती है। उसमें मयंक अग्रवाल भी रहेंगे, लेकिन प्लेइंग 11 आप वहां जाके सोचेंगे। यहाँ से आप अब फिलहाल अगर आप रहाणे और पुजारा को नहीं खिलाते हैं, वन ऑफ द टू, तो उनका स्क्वाड में आना भी मुश्किल हो जाता है। फिर वो साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में उनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं आने की। तो ये जो है, ये थॉट प्रोसेस होगा। मुझे लगता है कि शायद इस मैच में एक स्टैंड बाय या स्टैंड इन ओपनर को खिलाएं, और दोनों ही को जगह अपनी अपनी जगह पे रखें, ताकि कुछ एक मौका मिले एक और रन बनाने का। बिना रन बनाए भी रहाणे चर्चा में है। एक सवाल अमित अग्रवाल साहब का है निखिल भाई आपके लिए। उनका कहना है कि क्या रहाणे के साथ इमोशनल कोई अटैचमेंट है जिसकी वजह से इतना लंबा उनको रूप दिया गया है रन न बनाने के बावजूद भी? नहीं, मुझे लगता है अगर कपिल शर्मा के शो पे होते तो कहते शायद अजिंक्य रहाणे के पास कहीं किसी चयनकर्ता का वीडियो तो नहीं है। नहीं, देखिए, इमोशनल अटैचमेंट तो राजीव भाई नहीं है मुझे लगता है, बट क्योंकि एक खिलाड़ी ने इतने समय तक रन बनाए होते हैं, इसीलिए उनको थोड़ी सी एक वो लंबी रस्सी मिलती है।
बट वो मुझे लगता है कि इस सीजन जिस तरीके से उनका औसत जो 18-19 का मेरे ख्याल में एक ही अर्धशतक है, तो मैं हैरान होऊंगा अगर उनको एक और मौका दिया जाता, अगर देते हैं तो। जैसे अयाज सर ने कहा कि लंबी सोच की रहा होगा कि दक्षिण अफ्रीका में हमारे को एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो बैकफुट पे अच्छा खेलता हो। अगर उस तरीके से आप तैयारी करा रहे हैं तो फिर आप क्यों ना एक यंगस्टर को यहाँ मौका देते और फिर दक्षिण अफ्रीका में उस खिलाड़ी को खिलाएं, क्योंकि एंड में तो आप मेंटल तरीके से किस तरीके से एक प्लेयर को हैंडल कर रहे हैं। आप अजिंक्य रहाणे को बता दीजिए कि दक्षिण अफ्रीका के स्कीम ऑफ थिंग्स में आप है, यहाँ पे हम एक और यंगस्टर को चांस दे रहे हैं कि वहां पे जाके अगर किसी को चोट लगती है तो एक मेरे पास खिलाड़ी तैयार होगा जिसको मैं घर में मौका दे रहा हूँ, इंडियन पिचेस में मौका दे रहा हूँ, वो रन बना के वो कॉन्फिडेंस के साथ टीम के साथ चलेगा। तो ये आप चर्चा कर सकते हैं अगर ये सोच है। बट मेरे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा राजीव भाई, और अयाज भाई से भी राय जानना चाहूंगा। ये टेस्ट मैचेस बायलैटरल सीरीज जो है ना, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि ये वानखेड़े में घास रखी जाएगी, हम घर में खेल रहे हैं। घर में खेलने का मतलब है, और जिस तरीके से आपने भी बताया कि तीनों फास्ट बॉलर न्यूजीलैंड के टॉप 10 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग में है, तो क्यों नहीं हम अपनी होम कंडीशंस का फायदा उठा के स्पिनिंग ट्रैक बनाए, क्योंकि हमें पता है न्यूजीलैंड के स्पिनर्स भी उतने अच्छे नहीं हैं। तो फिर हम उनके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। हम क्यों उनके स्ट्रेंथ वाले एरिया में मैच खेलने को देख रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि जिस तरीके से पहले बायलैटरल सीरीज हम कहते थे कि भाई अगर स्पोर्टिंग पिचेस बनाएंगे तो बाहर जाके अच्छा होगा, वो समय अलग था। अब हमारे को वो पॉइंट्स दांव पे लगे हुए हैं। हर टीम अपने घर पे वो होम सीरीज जीतना चाहती है, क्योंकि बाहर जाके आपको कोई मदद नहीं करने वाला, तो उसका फायदा उठाना बहुत जरूरी है। और अयाज सर 2016 में जो टेस्ट मैच खेला था हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसमें पहली पारी में अश्विन और जडेजा ने 10 के 10 विकेट लिए थे, जिसमें अश्विन के 6 विकेट थी, और सेकंड इनिंग्स में अगेन अश्विन ने 6 विकेट लिए थे। क्या कुछ उसी तरह की ट्रैक की हम उम्मीद करें? तब भी हल्की सी घास की बात थी, लेकिन वो 2 दिन में विकेट टूटा और स्क्वायर टर्न करने लगा था। क्या आप इस तरह से कुछ देख रहे हो? और इंडिया ने 600 रन बनाए थे उस टेस्ट मैच में पहले बैटिंग करते हुए, जिसमें विराट का दोहरा शतक भी था। क्या कुछ वैसी पिच की आप उम्मीद कर रहे हैं वानखेड़े पर? मेरे ख्याल से कोशिश तो यही होगी, क्यूरेटर को जो है वो इंस्ट्रक्शंस यही आए होंगे कि आप ऐसी पिच बनाएं जो हमारे स्पिनर्स को फायदेमंद हो। मुझे लगता है कि घास ऑलरेडी जो पहले 2-3 दिन पहले नजर आ रहा था उसको शेव किया गया है। तो ये जरूर है कि वातावरण जो है वो स्विंग गेंदबाजों के हक में है फिलहाल। कल तक भी शायद रहेगा, परसों शायद धूप ज्यादा हो, जो फोरकास्ट है वेदर रिपोर्ट का, तो फिर तो है जो पिच जो है फिर थोड़ा सा रुख बदलेगी। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि इंडिया की स्ट्रेटेजी यही रहेगी, टीम मैनेजमेंट की भी और जो ग्राउंड्समैन है वगैरह, कि ऐसी पिच बनाए कि आपको टीम में ज्यादा शफल नहीं करना पड़े, तीसरे सीमर को नहीं खिलाना पड़े, तीनों स्पिनर्स ही खेलें जो पहले मैच में आपके लिए इतना सफल रहे हैं, और तीनों अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते। तो ये एक एडवांटेज है कि आपका टेल जो है वो काफी लंबा नहीं है, उसमें एक्चुअली बैट्समैन भी आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया में मुझे एक परिवर्तन हो सकता है कि मोहम्मद सिराज आ जाए ईशांत शर्मा की जगह शायद, लेकिन बाकी मुझे नहीं लगता है कि कोई चेंज आएगा। जो हमने बात की इसके अजिंक्य रहाणे और पुजारा के बारे में तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो मुझे लगता है कि पिच बनाने की कोशिश यही होगी कि स्पिनर्स को हेल्प करे, क्योंकि अगर आप सीमिंग कंडीशंस बनाते हैं, एक घास वाली पिच रखते हैं, तो फिर डेफिनेटली एडवांटेज न्यूजीलैंड को बहुत ज्यादा है, इंडिया को कम है। बिल्कुल, क्योंकि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज स्क्वाड में नहीं है, तो ये एक बड़ा रिस्क होगा कि आप जो हमारे युवा तेज गेंदबाज हैं उनके साथ आप कुछ इस तरह की ट्रिकी पिच बनाए जहां पर तेज गेंदबाजों के लिए काफी कुछ हो। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात विराट कोहली के कमबैक की करेंगे। बहुत जबरदस्त तैयारी की उन्होंने, सोशल मीडिया पे तमाम उनके एक्सरसाइज के वीडियो तस्वीरें वायरल भी हुई। संजय बांगड़ के साथ उन्होंने काफी नेट सेशन किया है, उस पर आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IBM app, website, or wherever you get your podcasts.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है निखिल भाई और अयाज सर के साथ। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। निखिल भाई, एक सवाल आया आपके लिए। मिस्टर के सिंह है कोई, उनका पूछना है कि पुजारा क्या इसलिए टीम के साथ बने रह सकते हैं क्योंकि जल्दी विकेट गिरने पे वो प्रेशर हैंडल कर लेते हैं। वही दूसरी तरफ हरजैन ने उनको तुरंत जवाब भी दे दिया कि पुजारा तो आजकल प्रेशर इंक्रीज कर दे रहे हैं डिक्रीज करने के बावजूद। सिंह साहब, शुक्रिया आपके सवाल का। देखिए, जिस तरीके से बैटिंग चल रही थी तो आप दबाव सोख कर लेते हैं, लेकिन आप अगर वो स्ट्राइक को रोटेट नहीं करेंगे, रन नहीं बनाएंगे, तो फिर जैसी विकेट गिरती है तो ऑपोजिशन दोबारा गेम में आ जाती है। अब गेम जिस पेस से चल रहा है वो अलग तरीके से चल रहा है और बड़ा फर्क रहता है। आपके पास मध्यक्रम में जब एक ऐसे साथ में बैट्समैन बैटिंग कर रहा हो जिसको स्ट्राइक पे आना पसंद होता है, अगर आप 6-6 गेंदे आप डॉट बॉल खेल जाते हैं, जो दूसरी तरफ आपके साथ बैटिंग कर रहा होता है वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है। तो बहुत जरूरी है, आप कम से कम चौके की बात नहीं कर रहा मैं, स्ट्राइक रोटेशन एक बहुत बड़ा पहलू रहता है टेस्ट क्रिकेट में। उससे एक और काम होता है कि एक बॉलर आपको वो सम अप नहीं कर सकता, कि वो अपने गेम प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, क्योंकि अगर आप 6 की 6 गेंदें खेलते हैं तो एक गेंदबाज को पता होता है इनका पैर ऑफ स्टंप पे ऐसे चल रहा है, मिड स्टंप पे ऐसे कर रहा है, तो वो और अच्छी तरीके से आपको प्लान करके आउट कर सकता है। वहीं पे जब स्ट्राइक रोटेट कर रहा होता है, दोनों बैट्समैन चल रहे होते हैं वो सिंगल्स के साथ, तो फिर एक बॉलर को भी परेशानी होती है। तो वो सिर्फ स्ट्राइक रोटेशन की आदत डालनी जरूरी रहती है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से चेतेश्वर पुजारा ने अपना नाम, अपनी पहचान बनाई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, उम्मीद करता हूँ कि किसी यंगस्टर को भी आप चांस देंगे तो वो भी उसी अंदाज से अपना नाम, अपनी पहचान बनाने को देखेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। ये तो खेल का दौर है, समय सीमित है गुरु, उसी की कीमत है, समय रुकता नहीं है किसी के लिए। बिल्कुल। और ऐसा सर, विराट कोहली के लिए भी समय नहीं रुकेगा, ये बात भी कप्तान शायद समझते हैं, इसीलिए पहला टेस्ट मैच वो खेले नहीं। लेकिन प्रिपरेशन के लिहाज से देखा जाए तो संजय बांगड़ के साथ उन्होंने काफी प्रैक्टिस की है वानखेड़े में। कितना इम्पोर्टेंट विराट कोहली के लिए आप ये टेस्ट मैच देख रहे हैं? 2 साल हो गए हैं शतक लगाए, और इस मैदान की बात करें तो थोड़ी सी अच्छी यादें हैं क्योंकि आपने इस मैदान पे दोहरा शतक लाया और उसके बाद से यहाँ पे क्रिकेट नहीं हुई, टेस्ट मैचेस नहीं खेले गए। टेस्ट मैच 5 साल के बाद खेला जा रहा है। ये भी सर अपने आप में एक अचंभा है कि वानखेड़े पे 5 साल से कोई टेस्ट मैच ना हुआ। हाँ, देखिए 2 साल तो वैसे कोविड में निकल गए हैं, तो फिर भी जो है लंबा अरसा है और बहुत अच्छी यादें हैं विराट कोहली के पास मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की, क्योंकि बहुत ढेर सारे रन बनाए हैं, आईपीएल में बनाए हैं, टेस्ट मैचेस में बनाए हैं, ओडीआई में बनाए हैं। और ये मौका है उनके लिए, क्योंकि हर क्रिकेटर जो है, बॉलर हो या बैट्समैन हो, उनके कुछ फेवरेट ग्राउंड होते हैं, फेवरेट पिचेस होते हैं। और मेरे ख्याल से विराट कोहली आ जाके खेलते हैं दिल्ली के लिए डोमेस्टिक में, और आईपीएल में बैंगलोर के लिए खेलते हैं, लेकिन वानखेड़े से उनका काफी अच्छा लगाव है, जहां तक रन बनाने का मामला हो या मैचेस जीतने का, टेस्ट मैचेस। तो ये बहुत अच्छा मौका है उनके लिए कि टॉप फॉर्म में आए। इसके बाद आजकल के जो आप टूर पे भी जाते हैं तो वार्म अप मैचेस आपको ज्यादा नहीं मिलते हैं, जाने के पहुंचने के बाद 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद पहला टेस्ट मैच, फिर बैक टू बैक टेस्ट मैचेस होते हैं। तो अगर आपका फॉर्म सही ना हो शुरू से तो फिर आप स्ट्रगल करते हैं। और ये मुझे लगता है कि विराट कोहली के लिए बहुत ही एक नाजुक मोड़ पे आया है उनका करियर, कि बैटिंग अच्छी कर रहे हैं लेकिन लंबे स्कोर्स नहीं बन रहे। तो ये उनको एक ये जिंक्स जो है कि 50 तक पहुंचते हैं फिर आउट हो जाते हैं, वो ब्रेक करना है। 2 साल 2.5 साल से सेंचुरी नहीं बनी है, गाड़ी रुक गई है उनकी। और मैं मानता हूँ ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे निखिल ने बताया कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का के हिस्से में है ये मैचेस, ये बायलैटरल जो है ये पॉइंट्स के लिए, तो बहुत जरूरी है कि पॉइंट्स यहाँ पर कमाएं। इंग्लैंड के खिलाफ तो पॉइंट्स मिले थे, वो तो सही है, लेकिन न्यूजीलैंड के सामने अगर आप घरेलू मैचेस नहीं जीतते हैं तो वो बहुत ही कीमती पड़ेंगे, बहुत भारी पड़ सकता है आपको आगे चलते हुए अगर ये पॉइंट्स ना मिले। तो ही हैज टू सक्सीड एज अ बैट्समैन एज वेल एज अ कैप्टन। हरजैन है वो एक आंकड़ा दे रहे हैं निखिल भाई आपके लिए कि हम पुजारा और रहाणे की क्यों बात कर रहे हैं। 2 साल से विराट ने शतक नहीं बनाया, 59 इनिंग्स खेले और 24 के एवरेज से वो बैटिंग कर रहे हैं, यानी कप्तान को ही ड्रॉप करने के चक्कर में। अभी हर्ष जी अभी यही बात कर रहे थे कि अजिंक्य रहाणे की जब आप चर्चा कर रहे थे कि एक खिलाड़ी को इतनी लंबी रोक क्यों मिल जाती है। अब जो आंकड़े अजिंक्य रहाणे के हैं उनको आप डबल कर लीजिए, कम से कम उतने रन बनाए हुए हैं कप्तान विराट कोहली ने, इसलिए उनकी रस्सी जो है ना इतनी लंबी है। और हम उनके बारे में ये कह रहे हैं कि उन्होंने 100 नहीं बनाया, 60-60, 70-70, 40-40, हाँ 70-80, 60-60 बनाए। तो जो सबसे मुश्किल क्या होता है
एक खिलाड़ी के लिए उम्मीदों पे खरे साबित होना, क्योंकि हर इनिंग के साथ विराट ने जितने शतक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगा दिए कि अब शतक रहेगा। उनकी 5 इनिंग खाली जाते हैं तो हम भी बोलते हैं कि अब 5 इनिंग हो गई है, उन्होंने शतक नहीं बनाया। तो अब उन्होंने आदत ऐसी डाल दी है कि हर तीसरी चौथी इनिंग में, 5वीं इनिंग में वो शतक लगता है। तो उम्मीद करता हूँ ये उनका एक फेवरेट हंटिंग ग्राउंड है वानखेड़े में, जहां उन्होंने दोहरा शतक लगाया है, कि शतक लगाएंगे। रन बनाने से जरूरी वो शतक भी लगाए, वो जिंक्स तोड़े, कॉन्फिडेंस के साथ वापस आएंगे। क्योंकि साथ में जब आप दक्षिण अफ्रीका जाएंगे, राजू भाई, इसके बारे में शायद जब अगले हफ्ते चर्चा करेंगे, जब टीम जाएगी तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि टीम वहां पहुंचेगी, पूरा बायो बबल रहेगा, क्वारंटीन रहेगा। क्वारंटीन, आप कुछ भी बैट बॉल को हाथ नहीं लगाते, सिर्फ ट्रेनिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको एक अभ्यास मैच मिलता है 1 हफ्ते के बाद, उसके बाद तुरंत आपको टेस्ट मैच मिल जाएगा, क्योंकि आप ज्यादा समय भी नहीं ले सकते, क्योंकि वापस आके दक्षिण अफ्रीका के दौरे के बाद भारत में 10 दिन के गैप में एक और श्रृंखला है, तो वो विंडो भी आपको देखनी है। तो वो जो आपको 1 हफ्ते का क्वारंटीन है, वो पीरियड कैसे निकालना होगा, वो भी बहुत मुश्किल रहेगा। सर, कायल जेमिसन के अगेंस्ट बहुत परेशान हुए थे विराट। एक तो हाइट से वो बॉल डालते हैं, और ऑफ स्टंप के चैनल पे हमने देखा कानपुर में एक फ्लैट ट्रैक पे जिस तरह की गेंदबाजी की टीम सऊदी और जेमिसन ने, सऊदी ने सबसे ज्यादा बार इंटरनेशनल क्रिकेट में आउट किया है विराट को। क्या वो ऑफ स्टंप के चैनल पे आपको लग रहा है जो संजय बांगड़ के साथ सेशन हुआ है उसमें काम हुआ होगा? क्योंकि जो इंग्लैंड में हमने टेस्ट सीरीज देखी थी पिछली, विराट ऑफ स्टंप के बाहर कई बार कवर ड्राइव करने में या एक्स्ट्रा कवर ड्राइव करने में आउट हुए। क्या उन चीजों पे काम हुआ होगा, या आपको लग रहा है वो अपने आप को थोड़ा सीमित करेंगे शॉट खेलने में, जो काम कभी सचिन ने जैसे किया था ऑस्ट्रेलिया में? देखिए, विराट को अपनी बैटिंग जो है वो उसमें एडजस्टमेंट खुद, और उनसे बेहतर कौन जानता है कि खुद की बैटिंग में क्या जो जो एक चिंग्स आ जाते हैं। कभी कभी बड़े से बड़े बैट्समैन जो है कहीं ना कहीं कभी बैलेंस वो खुद छूट जाता है, कभी फुटवर्क छूट जाता है, जहाँ बैट की पोजीशन जो है सही नहीं आ रही है। तो अपने आप जो करेक्शन होते हैं वो बेस्ट होते हैं, जैसे सचिन का आपने उदाहरण दिया है। जहां तक विराट और आउटसाइड की ऑफ स्टंप जो उनकी कमजोरियां, जैसे हम कहते हैं इन इन्वर्टेड कॉमर्स, वो जाहिर है। और वो खुद इतना रिप्लेस देखे होंगे खुद का इंग्लैंड में खेलते हुए। न्यूजीलैंड भी जब गई थी इंडिया 2019-20 में, तब वहां पर टेस्ट मैचेस में कुछ खास रन नहीं कर पाए थे। जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हुई, इसमें मुझे लगा एक्चुअली पहली पारी में विराट ने बहुत ही जबरदस्त पारी खेली थी उन कंडीशंस में। 42 या 44 जो है टेक्निकली परफेक्ट, पर लेकिन नेक्स्ट डे जाके जल्दी आउट हो गए। तो ये वो मेरे ख्याल से वो खुद जानते हैं। अब ये है कि एक बड़े से बड़ा प्लेयर हो, एक माइनर एक हम्प आ जाता है, जो ऑब्स्टिकल आ जाता है, जैसे कहते हैं ना स्पीड ब्रेकर, हम गाड़ी चला रहे हैं और स्पीड ब्रेकर आ जाता है। अब स्पीड ब्रेकर के ऊपर से कैसे जाकर फिर से गाड़ी स्मूथली रोल हो, ये मेरे ख्याल से सामने है चैलेंज विराट के लिए। बहुत महान बैट्समैन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये इम्पोर्टेंट इतनी है मैच, क्योंकि इसमें ना रोहित है, ना राहुल है, ना बुमराह है, ना शमी है, तो कंसिडरेबली वीकेंड टीम है इंडियन टीम। और इस टीम के सामने ये चैलेंज है कि न्यूजीलैंड को घरेलू मैच में हराए और पॉइंट जीते। और इस चैलेंज में सबसे अहम किरदार होगा विराट कोहली का एज अ बैट्समैन एंड कैप्टन। आप निखिल भाई, जो कुछ भी असेसमेंट आप कर रहा है, आपने भी पिछली टेस्ट सीरीज देखी थी, वो सर्टेन जो चैनल है जहाँ पे परेशानी होती है विराट को, कई तरह से उन्होंने कोशिश भी की, विकेट के आगे भी खड़े हुए, उनका ट्रिगर मूवमेंट थोड़ा सा चेंज किया। ये सारी चीजें तो ठीक है, बट वो जहन में जब आपके रहता है कि आप कोई बड़ा स्कोर नहीं बना पा रहे, उससे निकलने का काम विराट ने कैसे किया होगा? बहुत जरूरी है कि देखिए, सबसे पहले तो हर बैट्समैन दुनिया में सबकी किसी ना किसी एक पक्ष में एक वो कमजोरी रहती है। ऐसा दुनिया में कोई बैट्समैन या कोई खिलाड़ी नहीं है जिसका वो एक वो थोड़ा सा वीकनेस नहीं रहता। ये चीज अगर एक खिलाड़ी को भी पता रहती है कि मेरी ताकत क्या है, मेरी कमजोरी क्या है, तो मैं उसके हिसाब से बल्लेबाजी कर सकता हूँ। और बहुत जरूरी रहता है जिस तरीके से गेम चेंज हो रहा है, उस कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में जब बॉलिंग होती है वो चौथे पांचवें स्टंप पे, मुझे लगता है जिस तरीके के बैट्समैन है वो अग्रेसिव बैट्समैन है, जिस तरीके से स्ट्राइक रोटेट करना चाहते हैं, वो गेंद की तरफ जाते हैं, वो बॉल को फील करना चाहते हैं, बैट पे अपनी इनिंग्स में जलती है। और सब टीमें ये चीजें जानते हैं। आप देखिएगा विराट कोहली को जितनी भी टीमें हैं शुरुआत में ऑफ स्टंप के बाहर डालते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि वो थोड़ा सा फील करने को देखते हैं। और ये चीज वो भी जानते हैं। कुछ गेंदे आप जब छोड़ने लग जाएंगे, कुछ गेंदे छोड़ देंगे, 8-10 गेंदे, 15 गेंदे, तो आपको उस पिच की स्पीड का और उछाल का भी आइडिया लग जाता है। और कहीं ना कहीं वो हर खिलाड़ी एक अलग अंदाज में अपने आउट होता है।
सब कभी आउट होते हैं, पर मेरा ये मानना है जिस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड में बल्लेबाजी की, वो ग्लिम्पसेस ऑफ ब्रिलियंस नजर आई। जितनी मुश्किल परिस्थिति होती है उनका खेल और निखर के आता है। मुश्किल परिस्थिति में जिस तरीके आयाज भाई बता रहे थे 40-42 बनाए, और कोई बैट्समैन होता तो शायद उतने देर वो खड़ा ना हो पाता। मुझे लगता है कि वो एक दौरा रहता है, वो बीत गया है, क्योंकि एक चैंपियन खिलाड़ी की राजीव भाई पहचान क्या होती है, जब एक स्टार्ट मिलता है, स्टार्ट को बड़े स्कोर में तब्दील करते हैं, और जहां एक खिलाड़ी का पैच खराब चल रहा होता है पर फिर भी वो सरवाइव कर रहा है, 40-40 रन बना के, 50 बना के, 60 बना के, ये कला रहती है। और ये चीज चाहे सचिन तेंदुलकर थे, ब्रायन लारा थे, उनसे पहले जितने भी दिग्गज खिलाड़ी थे, जब दिन या समय अच्छा चल रहा है तो स्टार्ट को बड़े स्कोर में तब्दील करते हैं, जब दिन सही नहीं चल रहा फिर भी किस तरीके से खड़े होकर 40-50 रन बनाने हैं, वो पता आता है कि एक खिलाड़ी की कला। तो चलिए इसी नोट पर निखिल भाई ने जो बोला, आयाज सर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आयाज सर का कमेंट लेंगे। जल्दी से ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम, अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं, हर मंगलवार और शुक्रवार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अयाज सर और निखिल भाई के साथ आप देख रहे हैं खेल नीति। अयाज सर जी, आप बात पूरी करें अपनी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए, बैट्समैन की जो हम कमजोरियां देखते हैं बाहर से, वो बड़े से बड़े खिलाड़ी में, ब्रायन लारा के बारे में कहते थे इतना बड़ा हाई बैकलिफ्ट है कि वो ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे या स्लो पिचेस पे जहां पे बॉल नीचे रहती है वहां पर सक्सीड नहीं हो सकते और वहां रन नहीं बनेगी, क्योंकि या तो पेस के लिए बीट हो जाएगी या बाउंस के लिए बीट हो जाएगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि तबाही मचा दी उन्होंने हर जगह, और बड़े बड़े स्कोर खड़े कर दिए, 500 बना दिए, 400 बना दिए, 375। अयाज सर श्रीलंका में उन्होंने 2 दोहरे शतक लगाए और मुरलीधरन को लैंड नहीं होने दिया था उस सीरीज में उन्होंने। तो वैसी बैटिंग मैंने बहुत कम देखी। हाँ, 600 से ज्यादा रन। तो मैंने मैं जहीर अब्बास थे पाकिस्तान के जो जबरदस्त खिलाड़ी, और एवरेज ना देखें आप, जितने बड़े टच प्लेयर थे, उनका हमेशा एक क्रिटिसिज्म होता था कि उनका बैट जो है वो गली से आ रहे हैं या थर्ड स्लिप से आ रहे हैं, तो वो कैसे खेल सकेंगे। लेकिन उनके 2 डबल सेंचुरीज है इंग्लैंड में, और पाकिस्तान में तो खैर उन्होंने बहुत सारे रन बनाए। बोलने का मतलब ये कि जो कमजोरियां जो नजर आती है, एक्चुअली समटाइम्स इट इज नॉट बिकॉज ऑफ टेक्निक, वो माइंडसेट उस वक्त जिस तरह से चल रहा है। अब एक बैट्समैन का लीन पैच चल रहा है जैसे विराट का, और उनकी कोशिश है कि मैं लीन पैच या बैक पैच से निकलूं, उसमें गलतियां होती है वो माइंडसेट से। टेक्निकली जो है फिर वो एडजस्टमेंट अपने आप सीख लेते हैं जब माइंड थोड़ा सा और रेस्ट हो जाता है, माइंडफुल ज्यादा हो जाते हैं, थोड़ा सब्र और ठहर आ जाती है, तो फिर वो टेक्निक वो सब जो प्रॉब्लम नजर आते हैं वो अपने आप गायब हो जाते हैं। अमित अग्रवाल ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है कि शार्दुल ठाकुर को टीम में ना स्क्वाड में लेके एक मिस्टेक है, क्योंकि एक सीमिंग ऑलराउंडर के तौर पे उनको हम शायद मुंबई में इंक्लूड कर सकते थे और वो बैलेंस भी देते टीम को बेहतर। अचानक हम कुछ नामों को भूल क्यों जाते हैं निखिल भाई? जैसे शार्दुल हुए, हनुमा विहारी जो साउथ अफ्रीका में कल बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे, 60 पे 3 होने के बाद उन्होंने 49 रन नॉट आउट बनाए। ये होता क्यों है वैसे? मैं देखिए, हनुमा विहारी के लिए तो हम लोगों ने राजीव भाई पहले भी चर्चा की थी कि मैं बड़ा हैरान था कि उस बेचारे खिलाड़ी ने तो क्या गलत किया था कि जो उसको टीम से बाहर कर दिया। मैं तो बड़ा हैरान था, ये जो उसके साथ हुआ वो नाजायज हुआ, गलत हुआ, पर क्या कारण था ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन शार्दुल ठाकुर की बात जो इन्होंने की है, शार्दुल ठाकुर मुझे लगता है बैलेंस के लिए अभी थोड़ा समय है। जिस तरीके से जो कॉम्पोजिशन आप भारत में खेल रहे हैं, आप 3 स्पिनर्स खिला रहे हैं, इतने अनुभवी आपके पास गेंदबाज हैं और 2 तेज गेंदबाज अगर खेलते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें से आपको 2 ऐसे तेज गेंदबाज चाहिए जब जिनके पास गति हो। और मुंबई के वानखेड़े में पक्की बात है कि जिस तरीके का विकेट है, लाल मिट्टी का विकेट है, गेंद पुराना होकर रिवर्स स्विंग जरूर होगा, तो आपको 2 तेज गेंदबाज ऐसे चाहिए जो गति वाले हों। आपको वहां पे ऑलराउंडर नहीं चाहिए, वो अलग जगह पे जाके आप ऑलराउंडर की बात कर सकते हैं। पर यहाँ पे भारत में मुझे लगता है कि आपको 2 तेज गेंदबाज ऐसे चाहिए जो नया बॉल से इफेक्ट कर सकते हैं और पुराने बॉल से गेंद को रिवर्स करा सकते। तो मुझे लगता है शायद सिराज, बिल्कुल सही कहा अयाज भाई ने, सिराज को मौका मिल सकता है मुंबई में।
आया सर, क्योंकि हम लगातार जी मैं जी जी बताना चाह रहा था कि अगर ये तो खुशकिस्मत है शार्दुल कि सिलेक्ट नहीं हुए टीम में, स्क्वाड में, इसलिए जाके मंगनी कर ली उन्होंने पिछले दो दिन पहले। तो कहीं ना कहीं जो है उनका नुकसान नहीं हुआ, उनका फायदा ही हुआ है। जी सर, लेकिन अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड में लैथम और यंग ने जिस तरह की बैटिंग की दोनों इनिंग्स में, लैथम ने खासतौर से 100 से ज्यादा गेंदें खेली और ऐसा लग रहा है रॉस टेलर और विलियमसन को साइड रखकर यंग और लैथम के खिलाफ आपको रणनीति ज्यादा बनानी पड़ेगी, जिस तरह की बैटिंग लैथम खासतौर से करते हैं टेस्ट क्रिकेट में। सॉलिड क्रिकेटर, बड़ी सॉलिड ओपनिंग बैट्समैन लैथम, और विलियम जो है नए खिलाड़ी है, लेकिन उन्होंने बहुत, देखिए यहाँ पर टेम्परामेंट का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि आप लैथम को अगर बैटिंग करते हुए देखें तो आप ये कंपेयर नहीं कर सकते विद अदर लेफ्ट हैंडर जैसे सौरव गांगुली या ब्रायन लारा वगैरह, जो बहुत ही स्टाइलिश है। लैथम जो है थोड़े वर्कमैन लाइक है, लेकिन टेम्परामेंट बहुत सही है, पेशेंस बहुत है उनके पास, सब्र बहुत है, पूरा दिन बैटिंग कर लेंगे, भले ही 80-90 रन बने हो, लेकिन वो आपको ओपनिंग नहीं देंगे सामने वाली टीम को, बॉलर्स को, और यही उनका एक जो है वो सबसे बड़ा वैल्यू है। मुझे लगता है जो प्लानिंग की बैटिंग की कुछ मुझे समझ में नहीं आया कि आपको 151 रन का स्टार्ट मिला, वहां से आप और डिफेंसिव हो जाना, ये मेरे ख्याल से टैक्टिकली मुझे समझ नहीं आया। और खास करके आपके पास विलियमसन, रॉस टेलर और हेनरी निकल्स जैसे बैट्समैन है, तो आप चाहते हैं कि 151 के बाद आप जाके चार्ज लें, आप प्रोसीडिंग्स पे जो मैच हो रही है उस पे जाके आप डोमिनेट करें, कुछ फुटवर्क का इस्तेमाल करें, कुछ आउट ऑफ द लेंथ मार दे स्पिनर्स को, ताकि क्लोज फील्डर्स हट जाएं, सिंगल्स लेने का मौका मिले। दोनों ही इनिंग में हमने देखा कि विलियमसन जो है खास करके, और मुझे ताजुब हुआ क्योंकि बहुत ही ग्रेट बैट्समैन है वो, कि और उसी वजह से मैच उनके लिए फंसती गई, 1-2 विकेट और मिली और कोलैप्स हो गया। तो ये मेरे ख्याल से शायद उनको सोचना चाहिए बैटिंग अप्रोच किस तरह से करना है। निखिल भाई, लेकिन एक बात तो नजर आ रही कि जितनी भी टूरिंग टीमें आती हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रिपेयर्ड न्यूजीलैंड नजर आई पिछले कुछ सालों में, जो भारत दौरे पे आई है। और इसके पीछे क्या बड़ी वजह आप देख रहे हैं, पाकिस्तान और श्रीलंका जाके उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन होने का जो टैग है वो शायद उसको बहुत वैल्यू दे रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया को फाइट करनी पड़ रही है इंडिया में मैच जीतने के लिए। बड़ा फर्क रहता है राजीव भाई, जो आपने बात की कि प्लानिंग के साथ साथ आप अपनी प्लानिंग के ऊपर वो एग्जीक्यूशन किस तरीके से करते हैं, सोच के आप बल्लेबाजी करते हैं, वो बड़ा जरूरी रहता है। और कहीं ना कहीं वो एक रणनीति बनाए कि स्पिन के विरुद्ध भारतीय पिचेस में आप कौन से शॉट्स खेल सकते हैं, कौन से शॉट्स नहीं खेल सकते। उन्होंने अपने 80-95 रन जितने भी बनाए थे पहली इनिंग में, मात्र 6 रन कवर्स की दिशा में थे सब स्पिनर्स के खिलाफ। वो बताता है कि हम लोगों ने उस जगह पे गेंदबाजी नहीं की जहां पे उनको करानी चाहिए थी। उनके लिए तो 85 से 89% जो रन उन्होंने बनाए थे वो ऑन साइड पे बनाए थे, सिंगल डबल, और सिर्फ 6 रन थे कवर्स और मिड ऑफ की दिशा में। तो हम लोगों ने उनको वहां पे फोर्स ही नहीं किया। उम्मीद करता हूं कि इस टेस्ट मैच में वो सुधार करें, क्योंकि ये सब चीजें ना काम आपका सपोर्ट स्टाफ का होता है कि हर सेशन में कौन से बॉलर ने एक बैट्समैन को कहां गेंदबाजी की, उन्होंने कहां रन बनाए, तो ताकि आप अगले स्पेल में जब गेंदबाजी करने आए तो आप उनको दूसरी जगह भी टारगेट कर सकते हैं। तो बड़ा एक प्लान तरीके से आपको गेंदबाजी भी करनी होती है। और उम्मीद करता हूं टेस्ट मैचेस हैं, इतने सारे वीडियो एनालिसिस और सपोर्ट स्टाफ बैठे रहते हैं, तो आपको हर स्पेल में तैयार होके आके गेंदबाजी करनी जरूरी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल भाई आपका। यार सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम एनालिसिस करने के लिए, और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके जो सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए। तो आप रोज खेल नीति के साथ जुड़े सुबह 9:30 पर, और जिस दिन मैच है, जैसे कल मैच है, तो हम 9 बजे लाइव आपके साथ जुड़ेंगे टॉस और टीम के अपडेट के साथ। इसके अलावा खेल नीति के यूट्यूब चैनल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और IBM के फेसबुक पेज पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है, @cricketwalla अयाज सर का ट्विटर हैंडल, और @निखिल चोपड़ा आप भेज सकते हैं इन तीनों जगहों पे अपने सवाल डायरेक्टली। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IBM ऐप पर, IBMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IBM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने शानदार सवाल भेजने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IBM Podcast Network. On the Habit Coach, Ashton talks to Garima Pandey. She is the co-founder of Wandering Jane. They discuss solo travel and how it's perceived.
Does the story of a fake lawyer on the run sound interesting to you? Then definitely tune into Misconduct. Raghavi and Nisha discuss the story of Ceci Xavier. On KBCD, Farhad and Sunitru discuss how sometimes people don't feel inclined towards sex, some possible causes, and how it's okay to feel so occasionally. On Press Decode, Sarah and Prafula are joined by author and journalist Sandeep Roy. They discuss the no stags policy that many bars and restaurants follow across the country. Do check out Hanswani, the story Tirthathan talks to us about the aspiration and challenges of widowed women. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Also, do remember, go check out our website, ivmpodcast.com/YouTube, to get a list of all of our YouTube channels. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, we would like to thank our sponsors on the network this week: Cred, Bank of Baroda, HDFC Mutual Fund, CoinSwitch, Kuber, Intel, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. Namaste, this is Cyrus Brocha. I am part of the government cancel culture program to remove rubbish off all the different streams available. So what we have is all the collected rubbish we put together on our show. It's called Cyrus Says. It's on IVM Podcast. You have to watch it and listen to it. It's on our app. It's on our website. It's on the YouTube channel. It's on Facebook. There are many different ways. Don't bother me and ask me how. You have to find out. We talk to different personalities. Many of them are known. Some are just people we meet downstairs and invite them up for chai. But the point is, it's fun and it's very therapeutic. So please join in and listen to Cyrus Says.